हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम टू IAS एंड PCS। एनवायरनमेंट के चैप्टर 4 में दोस्तों जो हमारा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर 4 पार्ट्स में हम लोग पढ़ना पड़ता है, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। सक्सेशन जो हम लोग कर रहे थे, एक टॉपिक इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैंने आपको एक जिक्र करा था कि दो तरीके के सक्सेशन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें हमने लास्ट ये चीज़ डिस्कस करके छोड़ी थी कि एल्गे और फंगाई का रिलेशनशिप जाना था, कमाने वाली गर्लफ्रेंड और भिखमंगा बॉयफ्रेंड, उसका एग्जाम्पल लेकर। आज हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। ठीक है, ये इजी है। आज का लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनना। प्राइमरी सक्सेशन क्या था? प्राइमरी सक्सेशन क्या था, अगर मैं इस पर वापस आऊँ ज़रा एक मिनट के लिए। इट टेक्स प्लेस जहाँ पर कोई भी कम्युनिटी प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि वो एक नई जगह है, वो एक नया लैंड है, वो एक नई लोकेशन है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बताओ। खेतों में जो घर लिया था उस एग्जाम्पल में, नई जगह तो थी ना, वहाँ पे आज से पहले कोई रह रहा था? नहीं रह रहा था। हाँ, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन होता है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मतलब क्या? इसका मतलब होता है यहाँ पर डेवलपमेंट जो होती है, स्पीशीज जो आए हैं स्टेजेस बाय स्टेजेस, यहाँ पर स्पीशीज की, कम्युनिटीज़ की सीक्वेंशियल लेवल पर स्टेज 1, स्टेज 2, धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअल भी आप कह सकते हो, ग्रेजुअली डेवलपमेंट उनकी होती है। किसकी? बायोटिक कम्युनिटीज़ की। व्हाट आर बायोटिक कम्युनिटीज़? लिविंग स्पीशीज़ को बायोटिक कम्युनिटीज़ कहते हैं, बस। ठीक है, अब ये कैसे होती है? ये लोग जो मेहमान यहाँ पर आ गए हैं, कैसे आ गए हैं? सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है दोस्तों कब्जा करना। अब जब वर्ड मैं बोल रहा हूं कब्जा करना, कब्जा हमेशा किसी एक ऐसी चीज पे होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? घर पे किसी के कब्जा हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है, किसी के कुछ पे कब्जा हो रहा है, वो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही है ना। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे मन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, तभी तो मेरे मन पे कब्जा कर पा रही है। सेकेंडरी सक्सेशन होता है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट बायोटिक कम्युनिटीज का, जब कंप्लीट तरीके से या पार्शियल तरीके से जो कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि धीरे धीरे करके ये वाइप आउट होना शुरू हो गई, या फिर जिस दिन ये कंप्लीट तरीके से वाइप आउट हो गई, आप बोलोगे सेकेंडरी सक्सेशन। यानी कि एक ये एरिया था जहां पर कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, बी दूर दराज से कहीं आई, पास पहुंच रही है, पास पहुंच रही है, पास पहुंच रही है, इस एरिया तक पहुंच गई, इतना कब्जा कर मारा, इतना कर मारा, और टोटल कर मारा, और अब बी बन गए यहाँ के लीडर, और ए आपको दिख ही नहीं रहा क्योंकि ए कंप्लीटली वाइप आउट हो गया। यानी कि यहाँ पर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कोई एक स्पीशी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ये यहां पर, ध्यान से सुनना कीवर्ड, ये यहां पर न्यू कमर है, न्यू कमर, लेकिन ऑलरेडी कोई एक एग्जिस्ट यहां पर कर रहा है। बात ये, जबकि यहां पर जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, यहां पर लोकेशन ही नहीं होती है। दोनों जगह पर कोई न्यू कमर तो है पक्का, लेकिन यहां पर ए ने जगह ही पहली बार देखी और कोई यहां पर है नहीं ना, फ्रेश लैंड है ये, फ्रेश लैंड, फ्रेश प्रॉपर्टी। लेकिन बी क्या है? कब्जा करने के मकसद से आया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर कब्जा करने के मकसद से। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंडरी सक्सेशन एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है बायोटिक कम्युनिटीज़ का, जब पार्शियल या कंप्लीट तरीके से एग्जिस्टिंग कम्युनिटी वाइप आउट होने लगे। फिर होता क्या? एक मैच्योर या फिर इंटरमीडिएट कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, यानी कि ऑलरेडी जो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। उसने अपना डेरा डालवा के रखा हुआ था, अच्छा खासा घर बनवा रखा था, रोज़ का राशन आना, सब्जी वाले का आना, मतलब एक फिक्स प्रॉपर्टी थी वहाँ पर। तो वो एक मैच्योर कम्युनिटी थी, मतलब इनको पता था कि भाई इस जगह का, इस परिवार का अगर एड्रेस बोलो तो बंदे बता देंगे वहाँ पर रहते हैं वो। यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी मैच्योर या फिर अभी, मतलब मान लो कि ऑल, बस मतलब मान लो कि वो यहाँ पर आके रहने लगे थे। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट वहाँ पर कर रही है, आकर रहने लगे हैं, काइंड ऑफ आप ऐसा मान लो 50 से 75% सेटल हो गए हैं, थोड़ा सा सेटल होना बाकी है। मैच्योर लेकिन क्या होता है? पूरी तरीके से वो इलाका उनका, वो घर उनका, वो प्रॉपर्टी उनकी। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एग्जिस्टिंग कम्युनिटी।
कोई भी जो कम्युनिटी एक मैच्योर या इंटरमीडिएट कम्युनिटी है जो कि एक रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, उसका कभी कभार विनाश हो सकता है नेचुरल इवेंट्स की वजह से। लाइक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फॉरेस्ट फायर आ गई, हवा के तेज बवंडर आ गए, ये नेचुरल कॉजेज से। और इंसान का अगर हाथ लग जाए विनाश में, लाइक पेड़ों को कंप्लीट तरीके से लुप्त कर देना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से जंगल को गायब कर करके खेती बाड़ी हो रही है, और अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवा चरवा के लेकर जाने के लिए पूरा का पूरा जो लैंड है हरा भरा, जो पूरे पत्तियाँ फॉरेस्ट जो पेड़ वगैरह जो पौधे थे उनको गंजा कर डाला पूरे के पूरे लैंड को। इन सब चीज़ों की वजह से ऑलरेडी अगर कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, नेचुरल कॉजेज और मैनमेड कॉजेज की वजह से कंप्लीट तरीके से लुप्त हो सकती है। अब क्या होता है, जब ये लैंड अबेंडन होने लगता है, यहाँ पे ऑलरेडी अभी कम्युनिटी रह रही थी, लेकिन इंसान ने अपनी हरकतों से या फिर कुदरत की आपदा की किसी की वजह से वो लैंड हो गया गंजा टकला बिल्कुल। अब वहाँ पर ग्रोथ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अभी तक वहाँ पर कोई रह रहा था लेकिन उड़ गया वो। अब ये हो गया खाली लैंड, गंजी खोपड़ी। सबसे पहले इस खाली ज़मीन पर हार्डी स्पीशीज ऑफ ग्रासेस इन्वेट करती हैं। अब आप कहोगे ये क्यों? ग्रासेस की दोस्तों एक क्वालिटी होती है साइंस और इन्वायरमेंट के अंदर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ग्रासेस कहीं भी इजीली ग्रो हो जाती हैं। पार्क की घास, आप लोग रहते हो अलग अलग जगह पर, आपने देखा होगा पार्क की घास आराम से उसकी कटाई छटाई सब कुछ हो जाए बारिश के बाद, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे साल वो नहीं होती। सर्दियों में भी कटाई होती है, गर्मियों में भी होती है, बारिश के मौसम में भी होती है। हर 3-4 महीने के बाद पार्क, अच्छे जो पार्क होते हैं उनकी ग्रासेस को हमें शेप देनी पड़ती है, बड़ी बड़ी कैंची से काटनी पड़ती है। अगर पूरा ज़मीन बंजर भी है ना, स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल के पास मरम्मत हो गई, डेवलपमेंट वेलफेयर फीस ले लेकर और स्कूल मरम्मत करवा रहे, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आप आए, अभी तक वो जहाँ पर आप फुटबॉल खेलते थे धूल उड़ती थी, अब ग्रासेस हो गई हैं। ग्रासेस क्योंकि ईजिली उग जाती है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? है ना? अब ग्रासेस की क्वालिटी पता है क्यों होती है? ये ऐसा कैसे हो पाता है? ये तो मैंने बता दिया होता है। कैसे होता है? ग्रास ना, अगर एक बंजर ज़मीन है, या अब बंजर ज़मीन है तो उस पर ऊपर की साइड पर क्या दिखेगा आपको? रेत रेत दिखेगी, धूल दिखेगी, मिट्टी दिखेगी, और मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। तो मतलब सूरज से तपती हुई मिट्टी के ऊपर भी सबसे इजीली अगर कोई चीज़ उग सकती है वो ग्रास उग सकती है। आप उसमें कोई सा भी बीज डाल दो, तुलसी का पौधा लगाने की कोशिश करो, आप उसमें नारियल का पेड़ लगा दो। आप नारियल के पेड़ में तो वैसे बहुत पानी चाहिए होता है, आपको पता ही है, चावल की खेती नहीं हो सकती। आप कुछ में बाजरा ज्वार तक उगाने की कोशिश कर दो जिनके लिए मतलब पानी बहुत कम चाहिए पड़ता है, ज़रूरी नहीं है वो उग जाएंगे, लेकिन अगर उगेंगे भी तो सबसे जल्दी उनके कंपैरिजन में ग्रासेस उगना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हार्डी स्पीशीज होती है, बहुत जल्दी ईजिली कहीं पर भी एडजस्ट कर जाती है। क्यों? अभी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में। अब जब ये ग्रासेस छोटी छोटी आना, किसी भी रीजन में अबंडेंट लैंड था, अबंडेंट लैंड, खाली एक ज़मीन पड़ी हुई थी, ग्रासेस ने इस रीजन में आना शुरू करा। धीरे धीरे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ग्रासेस जो है वो वहाँ पर आती हैं। यानी कि आती कैसे? यही जो छोटी छोटी ग्रासेस थी वो बड़ी बनती हैं, और पीछे से छोटी छोटी ग्रासेस अब वो बड़ी होना शुरू हो रही है। और कुछ कुछ छोटे छोटे मतलब हमारे घुटनों घुटनों की हाइट के पौधे जो ना वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है काइंड ऑफ इन्वेजन हो रहा है। फिर बाद में ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट करने लग जाते हैं कुछ सालों तक, जब ये ग्रासेस, पेड़ और पूरा का पूरा मतलब एक काइंड ऑफ मतलब ग्रीनरी से भर गया वो। ठीक है? अब जब ग्रीनरी से भर गया तो स्पीशीज आते हैं वहाँ पर, चूहा आएगा, खरगोश आएगा, ग्रास हॉपर वगैरह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे, और बीजों को खाने वाली चिड़िया भी वहाँ पर आएंगी। या फिर इसको उल्टा भी करके बोलूँगा मैं, अभी चिड़िया उड़ती हुई जा रही है उस पार्क के ऊपर से कहीं से भी, तो वो बीजे गिराते चल रही है। कोई बीज वगैरह उसने कुछ खाया होगा, उसकी चोंच पे लगा होगा, या फिर मुंह में कुछ भरकर जा रही होगी, छूट गया वो चीज़। तो बीज यहाँ पर सीड ईटिंग बर्ड्स भी आती हैं, और बर्ड्स जो है अपने सीड्स स्कैटर भी कर देती है कभी कभार। स्कैटरिंग बर्ड्स की वजह से भी हो जाती है, कोई धूल उड़कर आ रही है वहाँ से भी हो जाती है, हवा चल रही है बहुत तेज़ धूल के साथ, वहाँ से भी उड़कर आ जाती है, वाटर कभी कभार आ रहा है वो भी अपने साथ ले आते हैं ऐसे बीज वगैरह। तो कुल मिलाकर होता क्या है, इस प्रकार के इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इवेंचुअली कुछ ट्रीज इस एरिया में आने लग जाते हैं। अब इनके सीड्स कहाँ से आए, ये पेड़ कैसे बन गए? जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा या कोई जानवर वगैरह इनके लिए आता है सीड्स वगैरह। जैसे आप एक चीज़ जानते हो ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मधुमक्खी मान लो फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर पे बैठी है,
उसके शरीर के पैरों से कोई चीज़ हल्के हल्के बीज चिपक जाते हैं और वो दूसरे प्लांट में जाके गिरते हैं और इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। याद है, बचपन में पढ़ा था। सही बोल रहा हूँ ना? है ना? आपको पता है मधुमक्खी के पैरों से वो छोटे छोटे उसके मतलब दाने चिपक गए, वो किसी और फूल पे जाकर नेक्टर पीने बैठी वो, और वो बीज मिल गए, है ना? और दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ और एक नई जनरेशन ऑफ स्पीशीज पैदा हो गई। बताओ सही है कि गलत है? एंड ओवर द ईयर्स ये पेड़ हुआ क्या, ग्रासेस, लंबी ग्रासेस, घुटनों तक के पौधे जो पेड़ बन चुके हैं और सीड्स आते चल रहे हैं, पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? एक खाली टकली खोपड़ी पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रासेस, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स ये सब डोमिनेट करते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक बंजर जमीन को फॉरेस्ट पर। लेकिन ये हुआ कैसा, ये हुआ कैसे हुआ ये? यहां पर ग्रासेस ने इन्वेड करा, ग्रास ने यहां पर इन्वेड करा, ये इस वजह से हुआ। अब अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करके ये बोले कि डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में, अनलाइक इन प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन ना ऑलरेडी सेकेंडरी सक्सेशन नई जगह पर कब्जा करने नहीं जाता। कब्जा होता ही तब है जब ऑलरेडी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो। अब ये कब्जा किस पे करती है स्पीशीज? वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल, सिर्फ मिट्टी पे अवेलेबल हो ना तब भी इनका कब्जा हो जाता है, जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हो एक पर्टिकुलर साइट पर। इसका मतलब आपको आज के बाद कभी भी कोई बोले कि प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन में से कौन सा ज़्यादा जल्दी तेज होता है, तो आप बोलना सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन का डायग्राम था, याद है? वो बेयर रॉक लिचन्स वहाँ पर आई, फिर धीरे धीरे कर इन्होंने गृहस्थी बसाई, ठीक है, और ऐसे करके क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मत, एक बात याद रखना, कोई सा भी सक्सेशन हो, याद रखना थंब रूल बता रहा हूँ, कोई सा भी सक्सेशन हो 95 to 99% केसेस के बीच में हमेशा एंड रिजल्ट फॉरेस्ट निकलेगा। इवन अगर वाटर बॉडीज पे लाइक पॉन्ड्स और रिवर्स पे अगर सक्सेशन होने लग जाए ना, आपको पता है ये पानी का स्रोत, पानी की जगह फॉरेस्ट बन जाएगी। इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, कैसे बन जाएगी बताऊंगा मैं। यकीन नहीं आता ना? बिल्कुल आप देखोगे साइंटिफिक तरीके से, छोटा सा कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। और सेकेंडरी सक्सेशन को हम लोग देखें, यहाँ पर हुआ क्या, ये देख रहे हो, ये देखना, ऐसा मान लेते हैं इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, मतलब ये ऑलरेडी आप ऐसा मान लो ये है 97% डेवलप और ये 100% डेवलप होता है, ये मतलब एंड स्टेज पर पहुंच गया, ठीक है। बूढ़ा नहीं हो रहा है, इसको ऐसे रेट मत कर देना क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब कि बूढ़ा होकर झड़ जाएगा, नहीं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का ये मतलब होता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है 97% हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम हम पे कब्जा नहीं कर सकते, आके दिखाओ। और यहाँ पर क्या होता है, पूरे के पूरे एरिया में हमारा राज है, इसको कहते हैं। ऐसा मत समझ लेना क्लाइमेक्स के बाद मतलब ये झड़ जाएगा, ये मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंटरमीडिएट से क्लाइमेक्स तक सारा का सारा गेम है, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो भी होता है इंटरमीडिएट क्लाइमेक्स तक पहुंचता है। और मैंने बताया 95% केसेस में कोई से भी इकोसिस्टम की आप बात कर लो वो फॉरेस्ट जाकर बनता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में इसी लेक्चर में। ये देख रहे हो, इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स जो इसका था प्राइमरी सक्सेशन में, सेकेंडरी में ये इसकी इनिशियल स्टेज होती है, इंटरमीडिएट प्लस क्लाइमेक्स, या जिसको हम लोग मैच्योर फेज भी बोलते हैं। हुआ क्या इसमें, किसी न किसी कारणवश इंसान की वजह से, किसी की वजह से आग लग गई, डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब ये लुप्त हो गया। जितने फॉरेस्ट वगैरह थे, एक मैच्योर क्लाइमेक्स कमेटी जो बनी हुई थी, वो इंसान या कुदरती आपदा की वजह से हट गई। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर स्मॉल प्लांट्स जो यहाँ पर आए हैं वो ग्रासेस की फॉर्म में आते हैं, हार्डी स्पीशीज इन्वेड करने आती हैं इनको। ये ग्रासेस धीरे धीरे करके बड़ी होती चली जा रही है। फिर ये भी श्रब्स और पेड़ वगैरह थोड़े थोड़े बनते हैं घुटनों तक के, बाद में जाके पूरे के पूरे ट्रीज बन जाते हैं। और अगेन ये बन जाती है क्लाइमेक्स या मैच्योर, और ये इंटरमीडिएट स्पीशीज, यहाँ से यहाँ तक का खेल हो जाता है। देखो दोबारा आई वही चीज़ लौट कर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 95% केसेस में कहीं से भी स्टार्ट हो कहानी, कहीं से भी पहुँचता वो स्टोरी फॉरेस्ट तक ही है, पहुँचती वो स्टोरी फॉरेस्ट तक ही है। और मैंने बताया था इन्वायरमेंट ज्योग्राफी या साइंस में कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होती है, छोटे टाइम फ्रेम भी लगभग 150 से 500 साल का होता है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में, जब हम बोलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है।
ये ट्रेडिंग का चार्ट नहीं है 5 मिनट का, ये रियल वर्ल्ड है, ठीक है। अब दो तरह की सक्सेशन की बात करते हैं, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। अभी तक हमने क्या सीखा, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये उसी से रिलेटेड है, डोंट वरी, दिक्कत नहीं आने वाली आपको यहाँ पर। देखो वेरी इंटरेस्टिंग, जब सक्सेशन जो होती है किसी लिविंग इनहेबिटेंट्स की वजह से होती है, कम्युनिटी खुद रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, जब उस स्पीशीज की, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटोजेनिक सक्सेशन। जबकि आउटसाइड फोर्सेस की वजह से जब कोई चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। और एक्सप्लेन करता हूं, ऑटोजेनिक सक्सेशन इसका मतलब लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट की वजह से होती है, यानी कि स्पीशीज ए ने स्पीशीज बी को इन्वेट कर लिया। याद रखना स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, स्पीशीज कोई नॉन लिविंग तो होता नहीं है, कोई भी मतलब जानवर मान लो, कोई फाइटोप्लैंक्टन मान लो, कोई घास मान लो, कुछ भी मान लो, एक स्पीशी ने इसको इन्वेट करा, धीरे धीरे करके लुप्त होने लगा और स्पीशी ए सिर्फ रह गई। ये है ऑटोजेनिक। क्यों? यहां पर लिविंग ने दूसरे लिविंग को मार डाला और कब्जा करके उसके एरिया पे पहुंच गया। एलोजेनिक सक्सेशन वो उसको कहते हैं ऑटोजेनिक, ठीक है, जब ये लिविंग को मारे। एलोजेनिक सक्सेशन होती है ए बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से। यहां पर किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया, कुदरत ने मौका दे दिया यहां पर किसी और को इन्वेट करने का। कैसे? आग लगा दी या पूरे का पूरा बाढ़ आ गई। वहां पर एक किसी गांव में बाढ़ आ गई, पूरे का पूरा गांव डूब गया। रागिनी एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, अब वो गांव की मरम्मत करवा के पूरी नोएडा गुरुग्राम जैसी सोसाइटी वहां पर बनवा रही है। पहले ए बायोटिक कंपोनेंट आया ना, तभी तो बनवा पा रही है। समझ में आ गई डिफरेंस? बता दो जरा। अब एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, ग्रासलैंड्स के अंदर ध्यान से सुनना, जो ग्रासलैंड्स होते हैं मैंने जहाँ आपको दिखाया था, घोड़े वगैरह, जहाँ पर इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, ग्रासलैंड्स के अंदर जो पेड़ होते हैं वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो एक नई बात सुनने को मिल रही है। सोचो जरा भाई साहब, हम लोग अभी तक किसको सुप्रीम समझते हैं, ट्री वर्सेस ग्रास? अगर मैं बोलूँ तो जल्दी बताओ। अरे सुप्रीम, ग्रासेस को समझते हो आप सुप्रीम आज तक? सुप्रीम इन द सेंस कि आप जब किसी भी चीज को देखते हो तो दम किस में दिखती है आपको? पेड़ में ज्यादा दम दिखती है, घास में, ट्रीज में, है ना? ये बोल रहा है ग्रासलैंड्स के अंदर ना कभी भी पेड़ ना इसकी जगह नहीं ले सकते, ये कभी इसको आने ही नहीं देगा। ग्रासेस ट्रीज को आने ही नहीं देते। सोचो जरा, इकोलॉजिकल सक्सेशन में या वैसे भी कभी नहीं आने देते। मतलब वो कह रहा है एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा क्यों? कोई मुझे इसमें से रीजन बता सकता है? इंसेक्ट और फंगाई की वजह से? ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। लिमिटेड सनलाइट या पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से? क्या ग्रासलैंड में ट्रीज को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सनलाइट लिमिटेड है ग्रासलैंड में? नन ऑफ दी अबव तो वो ही नहीं उठता। इसका आंसर है वाटर लिमिट्स एंड फायर। कैसे? देखते हैं। ये तो एलिमिनेट हो ही गया था लॉजिक। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अब घास के बारे में आज मजेदार चीजें सीखो। घास के पास ना, अब घास कमजोर है बेचारी पेड़ के सामने, लेकिन ग्रासलैंड में हर, वो कहता है हर एक कुत्ते की गली होती है, हर एक कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। हर जगह पर एंड रिजल्ट होता है कि हमेशा फॉरेस्ट बनते हैं एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन घास के पास ना एक अच्छी ट्रिक होती है, किसी भी एरिया पे अगर कब्जा करना है ना, कब्जा करना अगर, और ग्रासलैंड बनवाना भी, मान लो ग्रासलैंड नहीं है वो ऑलरेडी, मान लो, लेकिन मैं इस फॉरेस्ट को ग्रासलैंड बनाकर छोड़ दूंगी, घासेस ने ऐसा डिसाइड कर लिया है, मान लो। घास के पास एक ट्रिक होती है एक जगह पर कब्जा करने की, इन्वेजन करने की, मोनोपोलाइज करने की, उसको मोनोपोली अपनी जमाने की। ड्राई सीजन जैसे ही आता है ना, सूरज की गर्मी पड़ रही है तेज, जून जुलाई वाली तपती दोपहरी, घास पूरी सूख जाती है, वाटर अपना पूरा अवॉइड करते हैं और आग लगा लेते हैं अपने आप में। ये ऐसी बात है, मैंने किसी बंदी से बोला आप मुझे गले लग, और मैंने अपने आप पे पेट्रोल डाल के आग लगा ली कि तू अगर मेरी नहीं हो सकती मैं तेरे को किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आग लगा ली, जो कि दूसरे प्लांट, अब आग तो फैलेगी, दूसरे प्लांट स्पीशीज और उनके सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि घास भाई साहब एक कुर्बान देने वाली स्पीशीज है। घासेस है ना, बहुत सारी घासें हैं,
उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ घास ये बोल रही है डोंट वरी, तुम लोग इस पे कब्जा जमाना, हम आसमान से आत्मा बन के सितारा बन के देखेंगे, हम अपने आप को आग लगा दे रहे हैं और ये आग की तबाही पूरे जंगल तक फैलेगी। यही कंसेप्ट आप याद रखना, बहुत सारी बुक्स आपको इजीली बताती भी नहीं है। इसी से शुरुआत होती है दोस्तों फॉरेस्ट फायर की। पूरी की पूरी लोग ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते, छोटी सी उनको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होती कि इस तरह इतना लिख कर आ जाओ, बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। फॉरेस्ट फायर, हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वेरी गुड है। एक याद है फोटो लीक हुई की थी, बेचारे कंगारू तारों में फंसा हुआ था, जल गया था, भुन गया था। दिखाऊं ये फोटो, देखो कितनी वो फोटो है, शैली रोने लगेगी शायद से। ये भुन गया था बेचारा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था फॉरेस्ट फायर में, मतलब फॉरेस्ट फायर हुआ वहाँ पर इंसिडेंट, और ये देखो भुन गया। ये कैंगरू का छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा। फॉरेस्ट फायर में ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब ये लगती है ना, ये बेचारे ऐसे ही है। ये प्यारा जानवर होता है, वैसे भी हर्ट नहीं करता किसी को भी, वैसे फ्रेंडली होता है बहुत ज़्यादा। हाँ पालते भी हैं इसको वहाँ पे। तो ये देखो, जो उधर का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेशनल एनिमल है वैसे, ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया में कैंगरू कहाँ मिलते हैं? कौन से फॉरेस्ट में इंडिया में कैंगरू मिलते हैं, जल्दी बताओ। इकलौता फॉरेस्ट इंडिया का यहाँ पर कैंगरू की स्पीशीज पाई जाती है, कौन से स्टेट में है वो? शैली, रागनी, दिवजोत, पढ़े लिखे नहीं हो? बचपन में स्कूलिंग नहीं करी अपनी? अरे भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, कैंगरू नहीं मिलता इंडिया में यार। अच्छा, उसके बाद एक फीचर ऑफ ऑल्सो ग्रासलैंड ना ऐसे रीजन में आराम से डेवलप हो जाते हैं जहां पर पानी की कमी हो। अब पानी की कमी हो, ग्रासेस कहते हैं हम तो रह लेंगे बिना पानी के, बेटा तुम नहीं रह पाओगे क्योंकि यू आर वेरी वाटर कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, तुम्हें टाइम टाइम में पानी चाहिए। किससे कह रहे हैं? ट्रीज से। स्कैंटी रेनफॉल में ग्रासेस कहते हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा तो क्या होगा, सूख जाएंगे, हम में से कोई कुर्बानी भी दे देगा। लेकिन अगर तुम्हें उगते हुए देख लिया, हम में से परिवार का एक जन आदमी अपने आप को आग लगा लेगा ताकि तुम ग्रो ना कर पाओ। और प्लांट ग्रोथ आपको वैसे भी पता है स्कैंटी रेनफॉल रीजन में अचीव ही नहीं हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइन मैं आपको बता रहा था, 95 to 99% केसेस के अंदर हमेशा कोई भी इकोसिस्टम में क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो फॉरेस्ट होती है। दिस फैक्ट इज दोस्तों एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। कोई सा भी इकोसिस्टम इमेजिन कर लो, 95 to 99% केसेस में क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट ही जाकर बनती है। लेकिन 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ग्रासेस बनाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू फायर एंड लैक ऑफ वाटर। फायर कैसे? आग लगा लेंगे अपने आप को गर्मी में, और पानी चाहिए नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, लोड नहीं है, पिलाना तो पिला दो, नहीं पिलाना कोई बात नहीं। अब यहां पर होता क्या, ग्रासलैंड बन जाए ना तो दिक्कत वाली बात ये होती है कि कभी भी ग्रासलैंड पे क्लाइमेट कम्युनिटी फॉरेस्ट नहीं बन पाएगी। फॉरेस्ट से कन्वर्ट होकर ग्रासलैंड तो बन जाएंगे, ग्रासलैंड से कन्वर्ट होकर फॉरेस्ट नहीं बन पाएंगे, और ग्रासलैंड भी धीरे धीरे लुप्त होने लग जाते हैं जब। अच्छा मुझे एक बात बताना, घने जंगलों से, डेसिडुअस फॉरेस्ट से, ग्रासलैंड से होते हुए अब ग्रासलैंड भी लुप्त होने लगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? घने जंगल से ग्रासलैंड होने लगे और ग्रासलैंड भी लुप्त होने लगे, अब ये भी मिटने लगी हैं घासें, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? डेजर्टिफिकेशन। और यूएन की ट्रीटी भी है,
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। ग्रास हम पढ़ेंगे इस बुक में, डोंट वरी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी ट्रीटीज हो यूएन की इको इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ग्रास लैंड्स ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं। अगर एक बार पेड़ों की कटाई अगर हुई वाटर स्केयर एरियाज में तो ग्रासलैंड बन जाते हैं। ग्रासलैंड फिर किसी को पनपने नहीं देते। और पनप भी कैसे पाएंगे? पनप भी कैसे पाएंगे? एक छोटा सा बीज है, दिन भर सनलाइट पड़ रही है उस पर हैं और रेनफॉल है नहीं अवेलेबल, ये वैसे ही मर जाएगा। और उसने उगते हुए देखा, ईगो क्लैश। कैसे? परिवार का एक सदस्य इनका आग लगा कर जान दे, वो चिपक जाएगा उससे जाके, आजा मुझे हक कर ले। हाँ, ये भी हमारी तरह ही है वैसे, है ना, कि ओवर पोजेसिव वो नहीं होती दिलजोत बॉयफ्रेंड, कि अगर मतलब मान लो कि किसी बंदी के बॉयफ्रेंड को बीमारी हो गई, अब वो मरने वाला है, तो बंदी को मतलब अगर वो ओवर पोजेसिव है ना, अगर उसको लग रहा है किसी और की हो जाएगी तो मार के ही मरेगा उसे, कि कोई बात नहीं, चल दोनों आत्मा बन के खेलेंगे। यहाँ पर तो नहीं छोड़ने वाला मैं तेरे को, ठीक है? ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।